नमस्ते दोस्तों, यस जी स्मार्ट लाइफ हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बड़े भाई साहब इस कहानी का तीसरा भाग देखेंगे। इसके पहले इस कहानी के दो भाग हमने देखे हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। पहले दो भागों में हमने देखा कि किस प्रकार से बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच में कार्यकलाप होते हैं। बड़ा भाई किस प्रकार से छोटे को पढ़ाई के बारे में समझाता है, अंग्रेजी की कठिनतम पढ़ाई के बारे में उसको सलाह देता है, समझाता है। लेकिन छोटे भाई को खेलकूद में ज़्यादा रुचि होने के कारण खेलकूद में ही उसका ज़्यादा समय जाता था। लेकिन ये बड़ा भाई उसको जब भी वह खेलता था तो ये बड़ा भाई उसको डांटता था, समझाता था, लेकिन छोटे पर उसका कोई भी असर नहीं होता था। फिर भी बड़े भाई के डांटने के कारण थोड़ी बहुत स्टडी वो कर लेता था। इसके कारण दूसरे भाग में हमने देखा कि जब सालाना इम्तिहान हो जाता है तो छोटा भाई पास हो जाता है, दर्जे में फर्स्ट आता है और बड़ा भाई फेल हो जाता है। तब छोटे भाई को ऐसा लगता है कि अब बड़ा भाई मुझे डांट नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बड़े भाई को जब ऐसा लगता है कि छोटे को घमंड होने लगा है, तब बड़ा भाई उसको डांटता है, उसको समझाता है और 9वीं कक्षा की कठिनतम पढ़ाई के बारे में उसको समझाता है। तब छोटे भाई को ऐसा लगता है कि पास हो जाने के बाद इतना सब सुनने को मिल रहा है तो फेल हो जाने के बाद मेरा क्या होगा, बड़ा भाई मेरी तो जान ले लेगा। और इसी के कारण छोटा भाई कभी कभी स्टडी भी कर लेता था, लेकिन ज़्यादातर समय चोरी छुपे खेलने में ही वो गंवाता था। अब देखिए कहानी का तीसरा भाग। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। यहाँ पर देखिए फिर से सालाना इम्तिहान हो जाता है, वार्षिक परीक्षाएं हो जाती हैं, रिजल्ट आ जाता है और ये बड़ा भाई साहब 9वीं कक्षा में दोबारा फेल हो चुका है और ये छोटा भाई जो है वो इस बार भी कक्षा में अव्वल आया है, फर्स्ट आया है, पास हुआ है। लेकिन छोटा भाई यहाँ पर कहता है कि मुझे खुद यहाँ पर आश्चर्य होता है कि मैं कैसे कक्षा में पास हो गया, कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े भाई ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कड़ी मेहनत की थी, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, अच्छी तरह से पढ़ लिया था उन्होंने। मतलब 9वीं कक्षा की हर बुक को उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। पता नहीं कैसे वो फेल हो गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले इतनी स्टडी उन्होंने की थी। हर समय वो पढ़ते रहते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, चेहरे का भाव बदल चुका था, चेहरे का जो तेज था वह कम हो चुका था। मगर बेचारे फेल हो गए। इतना परिश्रम लेने के बाद भी बड़े भाई साहब फेल हो चुके थे। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, यानी कि रिजल्ट जब उनके सामने आ गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। छोटा भाई भी यहाँ पर रोने लगा है, बड़ा भाई रो रहा है तो छोटे भाई को भी रोना यहाँ पर आ गया है। और बड़े भाई का रोना देखकर छोटे भाई को जो खुशी हुई थी पास होने की, अव्वल आने की, प्रथम आने की जो खुशी हुई थी वह भी आधी हो गई। वो कहते हैं अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। देखिए यहाँ पर बड़ा भाई फेल होने के कारण छोटा यहाँ पर कहता है मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल भावना मतलब क्या? बुरी भावना। क्या बुरी भावना थी वह? वो सोचता है कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, मतलब उनकी कक्षा में आ जाऊंगा, और फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। फजीहत मतलब क्या? अपमान। वो किस आधार पर मेरा अपमान करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। बलपूर्वक यानी कि क्या? जबरदस्ती मैंने इस विचार को मेरे दिल से निकाल डाला। और यहाँ पर छोटा भाई सोचने लगा है आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मतलब छोटे भाई की समझ में आ गया है कि बड़े भाई जो मुझे डांटते हैं वह मेरे हित के बारे में ही मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। यहाँ पर छोटे भाई की समझ में आ गया है कि ये जो मुझे अंक मिलते हैं, मैं जो कक्षा में अव्वल आता हूँ, यह भाई साहब के डांटने का और उनके उपदेशों का ही असर है। वो मुझे डांटते हैं इसीलिए तो मैं थोड़ी बहुत स्टडी करता हूँ और इसके कारण मैं कक्षा में अव्वल आता हूँ। ये बात छोटे भाई के समझ में आ चुकी है।
अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता मतलब मनमानी, मन के जैसा बर्ताव करने की आदत। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता का, बड़े भाई के सहनशीलता का लाभ उठाने लगा। अनुचित लाभ यानी कि जो उचित नहीं है, इस प्रकार का लाभ, गलत लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। धारणा मतलब क्या? मन की कल्पना। यहाँ पर छोटा भाई सोचता है, उसके मन की कल्पना इस प्रकार की है कि मैंने पढ़ाई की या नहीं की तो भी मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी तकदीर जो है वो बहुत बलवान है। लेकिन ऐसा नहीं होता, पढ़ाई तो आखिर करनी ही होती है। आगे कहता है, देखिए इसके कारण क्या होता है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब यानी कि क्या? सम्मान। और उनकी नजर बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। टूर्नामेंट यानी कि क्या? खेल महोत्सव। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। कनकवा लूटने के लिए मतलब क्या? कनकवा पकड़ने के लिए। कनकवा मतलब पतंग। पतंग पकड़ने के लिए वह बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, कटी हुई पतंग पकड़ने के लिए। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी इस शब्द का अर्थ है आकाश मार्ग से गमन करने वाला, यानी कि आकाश मार्ग से जाने वाला। पथिक यानी कि राही, मुसाफिर। आकाश मार्ग से जाने वाला मुसाफिर। यहाँ पर पतंग को आकाश मार्ग से जाने वाला मुसाफिर कहा गया है। तो उसकी तरफ यहाँ पर लेखक का मतलब छोटे भाई का मन था, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर यानी कि नीचे की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए। लग्गे यानी कि क्या? बांस के बड़े बड़े टुकड़े या लाठी, बांस की लाठी या झाड़दार बांस यानी कि जिस बांस की लकड़ी को थोड़ी थोड़ी टहनियां हैं, इस प्रकार की बांस की लकड़ी। लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। सहसा मतलब अचानक। अचानक भाई साहब से यहाँ पर छोटे भाई की मुठभेड़ हो जाती है, भेंट हो जाती है। मुठभेड़ मतलब भेंट। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से, क्रोधित भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के यानी कि क्या? बेकार के कनकव्वे यानी कि पतंग के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज, कुछ शर्म नहीं? लिहाज यानी कि क्या? शर्म। तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो तुम, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। देखिए इस पार्ट में ये जो सेंटेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ध्यान देने योग्य यह सेंटेंस है कि सच में आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। नहीं तो कुछ लड़के देखिए यहाँ पर 8वीं 10वीं कक्षा में होते हैं, फिर भी छोटे बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग तो बहुत बड़े भी होते हैं, शादीशुदा भी होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। ये उनको उनकी पोजीशन के लिए वह स्थिति जो होती है वो योग्य नहीं होती है। इसलिए ये सेंटेंस जो है वो अधोरेखित करने योग्य सेंटेंस है। आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार वह छोटे भाई को समझा रहा है। आगे देखिए, छोटे भाई को कुछ और बातें समझा रहा है। वो कह रहा है कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ। मिडलची मतलब क्या? 8वीं पास। जो 8वीं पास हो गए हैं उनको मिडलची कहा जाता था। बड़ा भाई कहता है यहाँ पर कि मैं कितने ऐसे मिडलचियों को जानता हूँ जो आज
अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर, लीडर यानी कि क्या, नेता, लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। संपादक का अर्थ यह होता है समाचार पत्र की लेखन सामग्री तैयार करने वाले को यहाँ पर संपादक कहा जाता है। 8वीं पास लोग, यहाँ 8वीं पास लोगों के बारे में यहाँ पर बड़ा भाई बता रहा है कि 8वीं पास लोग नायब तहसीलदार हो जाते हैं, मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, सुप्रिटेंडेंट हो जाते हैं, लीडर हो जाते हैं, समाचार पत्रों के संपादक हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, उनकी गुलामी में काम करते हैं या उनके अधीनता में होकर काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। बड़ा भाई यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी जो अक्ल है वो बहुत कम है और इस कम अक्ली पर मुझे दुख होता है। तुम ज़हीन हो, ज़हीन यानी कि क्या, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान। तुम ज़हीन हो, प्रतिभाशाली हो, बुद्धिमान हो, इसमें शक नहीं। लेकिन वह ज़हन किस काम का, वो बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। आत्मगौरव यानी कि क्या, अपनी शान की, अपनी शान की ही वह हत्या कर डाले। इस प्रकार की बुद्धि किस काम की। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। महज यानी कि क्या, सिर्फ एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में, मेरी कक्षा में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, परीक्षक यानी कि क्या, एग्जामिनर का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। समकक्ष यानी कि क्या, समान कक्षा में, मेरी कक्षा में आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम यमे और डिफिल और डिलीट ही क्यों न हो जाओ। यहाँ पर देखिए यमे का अर्थ क्या होता है। यमे का लॉन्ग फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब स्नातकोत्तर उपाधि, जिसको यमे कहते हैं। यमे मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। डिफिल मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, जिसको पीएचडी भी हम कह सकते हैं। और डिलीट मतलब क्या, डिलीट का लॉन्ग फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। बड़े भाई साहब यहाँ पर कहते हैं कि इतनी सारी उपाधि लेने के बाद भी तुम मुझसे बड़े नहीं हो जाओगे। बड़े भाई साहब आगे कहते हैं कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। ये भी सेंटेंस यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं। सच में समझ यहाँ पर सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। किताबें पढ़ने से थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमें आ जाता है, लेकिन असली समझ तो हमें दुनिया देखने से आती है। मतलब अनुभव से जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान यहाँ पर होता है। कबीरदास ने भी यहाँ पर बोला है कि अनुभव का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया। यहाँ पर बड़ा भाई आगे उसे समझा रहा है, अपनी अम्मा और दादा का यहाँ पर उदाहरण दे रहा है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। तजुर्बा यानी कि क्या, अनुभव, एक्सपीरियंस। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। इस प्रकार से वह छोटे भाई को समझा रहा है, बड़ों का कर्तव्य क्या होता है इसके बारे में समझा रहा है, बड़ों का दर्जा किस प्रकार का होता है, ये बातें छोटे भाई को समझाई जा रही है। आगे वो कहता है, दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलना मतलब बहुत घबरा जाना। और अगर ऐसा हो गया तो वो कहता है कि तुम्हारे सामने दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। बदहवास होना मतलब बेहाल होना। वो बेहाल नहीं होंगे, बदहवास नहीं होंगे, घबराएंगे भी नहीं और किसी को तार भी नहीं भेजेंगे। तार यानी कि क्या, टेलीग्राम। किसी को टेलीग्राम वो नहीं भेजेंगे। वो क्या करेंगे, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। मरज यानी कि
बीमारी, वो बीमारी पहचान कर खुद इलाज करेंगे, घरेलू इलाज। सबसे पहले वो घरेलू इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। 20-22 तक खर्च कर डालते हैं मतलब क्या, महीने की 20-22 तारीख तक हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, सारे पैसे हम खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। मोहताज होना मतलब मजबूर होना, उनके पास पैसे ही नहीं रहते तो वह पैसे पैसे के लिए मजबूर हो जाते हैं और पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके कारण नाश्ता बंद हो जाता है और धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च करते हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है। कुटुंब यानी कि क्या, परिवार, परिवार का पालन किया है। और जिस परिवार में सब मिलाकर 9 आदमी थे, इस प्रकार के परिवार का उन्होंने पालन किया है। दूसरा यहाँ पर उदाहरण बड़ा भाई साहब छोटे को दे रहा है, हेडमास्टर का उदाहरण यहाँ पर दे रहा है। वो कहता है कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, यमे है कि नहीं, और यहाँ के नहीं, यहाँ की यमे नहीं है, वो कहाँ की यमे है, तो ऑक्सफोर्ड की यमे है। 1,000 रुपये पाते हैं, मतलब 1,000 रुपये महीना तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, प्रबंध यानी कि क्या, व्यवस्था, घर की जिम्मेदारी जब उनके माँ ने अपने हाथ में ली है, तब से जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। इतने सारे उदाहरणों के बाद यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, इतने सारे उदाहरण देकर समझा रहा है और बता रहा है कि इस प्रकार से घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो कह रहा है उसे, तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो। गुरूर यानी कि क्या, घमंड। यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। आगे यहाँ पर बड़ा भाई कहता है, मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, छोटे भाई को वो थप्पड़ दिखाता है और कहता है, अगर तुम यो न मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। थप्पड़ दिखाकर उसको कहता है कि मैं थप्पड़ का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। जहर यानी कि क्या, बुरी लग रही है। यहाँ पर अर्थ हम लेंगे कि बुरी बातें, जहर लगना मतलब बुरी लगना। इस प्रकार से बड़े भाई ने यहाँ पर छोटे भाई को बहुत सारी बातें समझाई हैं और इसके कारण यहाँ पर देखिए छोटा भाई क्या कहता है, मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नतमस्तक होना मतलब मस्तक झुक जाना। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता यानी कि छोटेपन का। छोटा भाई कहता है कि आज मुझे सचमुच मेरे छोटेपन का अनुभव हुआ है और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। सजल यानी कि क्या, जल के सह यानी कि पानी भरे आंखों से। जिन आंखों में, छोटे भाई की आंखों में पानी आ गया था, रोने को वह हो गया था और रोती आंखों से, पानी आई हुई आंखों से वह बड़े भाई को कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है, आपको उसके कहने का अधिकार भी है। यहाँ पर जो भी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और इस प्रकार मुझे डांटने का भी आपको अधिकार है। और इतना सब कहने के बाद देखिए यहाँ पर बड़े भाई ने मुझे गले लगा लिया। देखिए यहाँ पर बड़े भाई को भी ऐसा लगा है कि छोटा भाई समझदार है, मैं जो कहता हूँ वह उसे समझ में आ गया है और उसके आंखों में भी पानी आ गया है और इसके कारण बड़े भाई ने उसको गले लगा लिया है। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से जो भी बातें हमें समझाना चाहते हैं, इसमें ये भी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि बड़ा भाई किस प्रकार का होना चाहिए और बड़े भाई के बीच और छोटे भाई के बीच किस प्रकार का नाता होना चाहिए। बड़े भाई का कर्तव्य किस प्रकार का होता है, वो किस प्रकार से निभाना चाहिए, ये बातें यहाँ पर प्रेमचंद जी हमें समझाना चाहते हैं। अगर आप भी आपके परिवार में, आपके घर में अगर बड़े भाई हैं तो छोटे भाई के साथ किस प्रकार का सलूक करना चाहिए, आप यहाँ पर इस बड़े भाई के माध्यम से सीख सकते हैं। छोटे भाई को किस प्रकार से समझाना चाहिए, छोटे भाई को पढ़ाई के बारे में किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर बड़ा भाई
हम मान सकते हैं कि बड़ा भाई यहाँ पर अध्ययन में बहुत कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर उसको जो जीवन का जो तजुर्बा है, ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, समाज में रहने का जो तजुर्बा है, वो कहीं ज़्यादा अधिक होने के कारण वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बड़े लोगों के तरीके से, बड़े लोगों के समान वो छोटे भाई को समझा रहा है, छोटे भाई को वह पाल रहा है, अपने कर्तव्यों को वो पूरा कर रहा है। और वो आगे बोलता है, बड़ा भाई यहाँ पर छोटे भाई को समझा रहा है। वो कहता है कि मैं कनकव्य उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। इस प्रकार से बड़े भाई की जिम्मेदारी क्या होती है, इन सारी बातों का ख्याल बड़े भाई के मन में होने के कारण छोटे भाई को समझा रहा है कि मैं तुम्हें कनकव्य उड़ाने के लिए मना नहीं करूंगा, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन मैं अगर इस प्रकार का काम करूंगा तो तुम्हें कैसे संभालूंगा। इस प्रकार वह छोटे भाई को समझाता है। और उसी वक्त संयोग से एक कटा हुआ कनकवा, एक कटी पतंग हमारे ऊपर से गुजरती है। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे है ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे हॉस्टल की तरफ दौड़ रहा था। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। बड़े भाई का कर्तव्य क्या होता है, बड़ों के प्रति छोटों के मन में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, पुराने समय की पढ़ाई पर भी यहाँ पर व्यंग्य करने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया है। और तो और यहाँ पर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में किस प्रकार का स्नेह होना चाहिए, किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, ये भी इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और हमारे माताजी और पिताजी के प्रति हमारे मन में किस प्रकार के भाव होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, इस प्रकार के बहुत सारी बातों के बारे में यहाँ पर प्रेमचंद जी ने हमें यहाँ पर बताने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार से बड़े भाई साहब यह कहानी यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।